हम बटरी लेके महुआ चुनने जाते थे। माँ के जेवर बेच के हमारे भाई साहब कपड़ा बेचने का काम शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि अरे ये श्री बाबू श्री कृष्ण सिन्हा के हैं, पूर्वक कहीं का तुम लोग समझता नहीं है। पहला ही दिन धमकी मिला था कि 24 घंटा में क्षेत्र छोड़ दो। जगदानंद सिंह से मिलने गए, बड़ी बेदर्द थे वो। आप ही के जंगल राज वाले लोग जहरीली शराब का खेल खेल रहे हैं कि 3 बार पुल गिरा, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फाइल ही नहीं आ रहा था जी। जब फाइल आया तो हमने रगड़ दिया। अभी मुजफ्फरपुर वाली बहुत चर्चा होती है। अगर जो ये करते पकड़ा गए तो कुछ नहीं, हमारा यूट्यूबर जो बिहारी योद्धा नाम दिए वो खींच करके भेजे। अमित शाह भी नाराज हो गए थे। विधानसभा के कमरे तोड़कर अपने अय्यासी के लिए कार्यालय बनाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ आरएसएस वाला दिमाग आपने लगा दिया। देखिए, जाति के जहर का लहर का कहर बिहार को बर्बाद कर दिया। बाप उसका नेता था, उसका बेटा नेता बन गया। ये लोग तो सोने का चम्मच लेके जन्म लिया। परमेश्वर मुखिया को लेके बहुत ये है, घेरने की कोशिश हो रही है। अगर जो क्रांति होती है तो बॉल नहीं फोड़ा जाता है, पावर हाउस उड़ा देता है। एक भी पावर हाउस उड़ा क्या लालू के रीजन में? तो क्या लालू जी फिर से 90 वाला दौर लाना चाह रहे हैं बिहार में? लालू प्रसाद यादव राजनीति के एक जोकर के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा सम्राट चौधरी के जरिए एक नई धारा बिहार में तैयार कर रही है? जब ये वातावरण बनता है तो मुख्यमंत्री दबाव में आ जाते हैं। भूमिहार ब्राह्मण जो हैं उनको साइड कर दिया जाए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा। रिंग सेरेमनी थी आपके बेटे की, तो उसमें जब प्रधानमंत्री आपके घर गए थे तो तरह तरह की चर्चा होने लगी थी। तो क्या कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि विजय सिन्हा बिहार छोड़ दें, दिल्ली की तरफ मूव कर जाए? कालनेमी का जो रूप में आवेगा, हनुमान उसको मिटा देगा। अच्छा, भूमिहार ब्राह्मण पे क्या कहेंगे? इस कल्चर को कोई मिटा ही नहीं सकता है। कोई नहीं, किसी में दम ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज हमारे साथ जो शख्स हैं बहुत खास हैं, क्योंकि बिहार में वह हिंदुओं की हुंकार है, सबकी प्रखर आवाज है। हर काम को वह अलग तरीके से बहुत सादगी से अंजाम देते हैं। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट में। सर, आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, एकदम टीका लगाकर, वो भी टीका एकदम बड़ा वाला टीका। ऐसा नहीं है, हम लोग सनातन के संतान हैं। सनातन के संस्कार और संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। ग्रंथों के अंदर है कि चंदनम वंदते नित्यम, पवित्र पाप नाशनम, आपदारंते नित्यम, लक्ष्मी वसदु सर्वदा। ये मन के अंदर एक पवित्रता, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। और चंदन हमारा विशेषता है सनातन के संस्कृति का। जी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा किस भगवान के करीब, जिनकी आराधना ज्यादा करते हैं विजय सिन्हा? प्रकृति जो शक्ति है, और शक्ति का हम भक्ति करते हैं। जी। अच्छा, अपना जो बचपन है वह कैसे बीता? अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? कुछ दिन अपने बादपुर ग्राम मुकामा के अंतर्गत है। पितृभूमि वहाँ मातृभूमि, यहाँ पितृभूमि, दोनों जगह कुछ कुछ दिन रहे। फिर पिताजी हमारे शिक्षक थे, सर्विस करते थे, तो वहाँ पर हम लोग ने एजुकेशन लिए। लेकिन जहाँ भी लिए, क्लास का एक रोल हमारा ही रहता था, नंबर 1। जी। और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से? पटना से। हम इंटर बार NS कॉलेज में, उसी समय विद्यार्थी परिषद से भी हम लोग जुड़े, उसी समय पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर गए। तो यहाँ से फिर मुजफ्फरपुर हम चले गए। मुजफ्फरपुर में भी राजनीतिक हलचल हुआ जी, तो वहाँ से फिर बेगूसराय आ गए। और बेगूसराय में भी राजनीतिक हलचल, एक बड़ी घटना घटित हुआ। प्रिंसिपल के विरुद्ध हम लोग आंदोलन किए थे। डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिनिस्टर थे, टेक्निकल मिनिस्टर। प्रिंसिपल हम लोगों को अरेस्टिंग कराया था। उस पीरियड में भोला बाबू गृह राज्य मंत्री थे। लड़के सब हमारे मित्र सब पूरा
पोस्टल उठ के गया था कि गलत ढंग से अरेस्ट किया है, पकड़ा है। जी। तो भोला बाबू छुड़ाए थे, और जब हम लोग छूटे थे थाना से, गए थे प्रणाम करने, समूह में लड़के सब जुलूस लेके, तो उनकी एक शब्द आज भी बड़ा प्रेरणा देता है कि राजनीति की पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। अच्छा। और जब प्रभारी मंत्री हम बने बेगूसराय का, तो जब उनको, वो भी सांसद के रूप में हमारे साथ थे झंडोत्तोलन कार्यक्रम में, जब हमने उनका चरण छुआ, कहे कि आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद, राजनीति की पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होता है, बड़े गले से लगा लिए कि तुम ही हो विजय। अच्छा, तुम ही हो विजय। जी। ये बड़ी घटना थी जिंदगी में। अच्छा, उस वो मतलब एक कहे कि मार्गदर्शन उस घटना से कि निश्चित तौर पर। जी। थोड़ी सी जानकारी, मतलब अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार में कौन कौन हैं? देखिए, हमारे पिताजी शिक्षक थे बाढ़ में, और हम लोग प्राइमरी स्कूल तो अपने ननिहाल गांव का, मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षा बाढ़ में ही प्राप्त किए। जी। और उनके मार्गदर्शन में सबसे बड़ी खासियत, एक उन्होंने कविता सुनाए थे, बचपन में ही हम पैर दाबते थे, सिखाते थे। अच्छा। उसकी भाव हम तब तक नहीं समझ सके जब तक उनके साथ रहे। हाँ। उनसे जब अलग हुए, हम पॉलिटेक्निक में बाहर घर से निकले, जी। तो वो कविता का कुछ छंद था जी। कि था गुलाब का पेड़ कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर, लड़का एक वहां पर जाकर, ढेला सूंघा एक उठाकर, महक रहा था ढेला वैसा, ताजा फूल महकता जैसा, लड़के को हुआ अचंभा भारी, घर को भगा छोर फुलवारी, बाबा से जा पूछा भाई, ढेले में क्यों खुशबू आई। बाबा ने उसको समझाया, तुमने इसे जहां पर पाया, फूल वहां पर गिरते होंगे, इसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे इसमें खुशबू आई, संगत का फल ऐसा भाई। और यही मेरी जिंदगी को अकेले रहते हुए पिता के सानिध्य इस कविता के माध्यम से हमको मिलते रहा, प्रेरणा प्राप्त होते रहा। अच्छे लोगों की संगति में कई तरह के उतार चढ़ाव, गरीबी से जब गुजरता है तो कई तरह के उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आता है, लेकिन ये कविता हमेशा प्रेरणा देते रहा। जी। तो गरीबी देखी है आपने? कहे तो कि लोग उठते थे सुबह में पढ़ने के लिए, हम बटरी लेके महुआ चुनने जाते थे। महुआ चुनते थे? उठा के भेजता था। संयुक्त परिवार था। 71 की लड़ाई में पिताजी का दरमाहा भी बंद हो गया था। बड़े भाई साहब के साथ बहुत कम उम्र थी, हम लोग साथ साथ निकलते थे। 4-5 साल के थे। और 71-72 की पीरियड बहुत भयानक रहा है। बड़ी मुश्किल से हम लोग गुजरे हैं वहाँ से। फुटपाथ पर भी माँ के जेवर बेच के हमारे भाई साहब कपड़ा बेचने का काम शुरू किए थे। और वहाँ से गांव के लोग, कुछ गोतिया भाई के लोग कहे कि जात से बाढ़ दो, तो ननिहाल के लोग मदद करके दवा के दुकान खुलवाए थे 71 में ही। 71 में। अच्छा। और वहां से फिर सफर हुआ था बिजनेस का। चूंकि भैया कपड़ा बेचते थे इसलिए समाज के लोगों में इसकी नाराजगी थी। हाँ, हम लोग भी बैठते थे। जब वो खाना खाने आते थे तो हम लोग को किसी को अगोरने के लिए बैठाते थे, फुटपाथ पर बैठते थे। जबकि हम लोग जिस परिवार से आते थे, संयुक्त परिवार था, बंटवारा हो गया था, कई परिस्थिति विपरीत थी उस समय। अच्छा, एक चूंकि बहुत पुरानी बात जब याद आती है तो वहाँ से दर्द मिलता है, और वही दर्द लोगों को आगे भी बढ़ाता है। आपके सासू माँ को लेकर के एक है, कई दफ़े कई जगह लोग चर्चा करते हैं कि विजय सिन्हा की जो सासू माँ है, जब तक गंगा स्नान ना करे तब तक एक घूंट पानी नहीं। निश्चित तौर पर बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और आज 85-86 वर्ष के बाद भी मोकामा के रहने वाले हैं। गंगा स्नान प्रत्येक दिन करना है। उस उम्र में भी बिना चश्मा के पूरे पाठ अपना करती हैं। आश्चर्य होता है, कई बार उनका जांच हुआ, किसी तरह की कोई बीमारी, सब नॉर्मल। ये बड़ी विशेषता है। अच्छा, आप बताए कि ननिहाल से मदद मिली और उस समय में फिर हम लोग दवा के व्यवसाय में आए, दवा की दुकान खुली। तो अब भी दवा की दुकान पे कभी मौका मिलता है तो विजय सिन्हा जाते हैं क्या? नहीं, हम कभी बैठे नहीं। हम लोग 5 भाई हैं, बाकी लोग भाई हम शुरू से जी
आपको बताए कि हम लोग क्लास के फर्स्ट स्टूडेंट थे, एक क्लास में फर्स्ट होते थे। पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद पॉलिटेक्निक में पढ़ने चले गए। वहाँ से आने के बाद AMI की तैयारी में लग गए। उसी पीरियड में घर के अंदर कुछ बंटवारा का हिसाब किताब बैठा, तो फिर हम आपके आसियाना के ही पार्टनर थे, जगत डेवलपर्स, उसमें नौकरी करने लगे। अच्छा, 600 रुपया मिलता था, 600 रुपया महीना। लेकिन बड़े मनोयोग से करते थे। जी आज उसका परिणाम है कि अपना रात में कुछ नक्शा भी बनाते थे, दिन में राजनीति भी करते थे, कुछ उससे भी आमदनी हमको हो जाती थी। जी जी। नहीं, दवा वाला जो व्यवसाय है वो भाई साहब का? भाई का परिवार का था। अच्छा, कंबाइंड फैमिली थे उस समय हम लोग, जी अब तो सब अलग अलग हो चुके हैं। जी और आज भी हमारे भाई साहब का वो व्यापार है। जी। अच्छा, राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, हम लोग पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष थे, बाद में डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार संघ के जनरल सेक्रेटरी बने, और जितनी रिक्तियां थी उससे कम सरकारी संस्था से पास किए हुए डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर थे। हम लोगों ने जाकर करके कांग्रेस के नोडल था जल संसाधन विभाग, जी माननीय मंत्री उस समय HS रहमान साहब थे, उनसे जाकर के मिलते थे। बहाली के लिए हम लोग कहते थे कि श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर की तरह सामूहिक बहाली करिए, लेकिन कांग्रेस की जो नीयत रहती है टाल मटोल की। बाद में सरकार बदली, मुख्यमंत्री जी इंजीनियर थे, इनसे भी हम लोग मिले थे। माननीय नीतीश कुमार जी से MLA प्लेट में रहते थे, कहे कि सरकार बदलने दो, हम लोग बात करेंगे। विद्यार्थी परिषद के नाते श्रद्धेय सुशील मोदी जी थे। हम लोग तब तक सरकार बदल गई, जगता बाबू, माननीय जगता बाबू जल संसाधन मंत्री बने। जी। हम लोग गए, संजोग से शाम रात तक देर तक बैठे रहे, भेंट नहीं हुआ। सुबह में इनकी भाषा थोड़ा कहीं न कहीं लोगों को हतोत्साहित, डिमोरलाइज करने वाला। जगदानंद सिंह की भाषा? हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा कि अरे इन लोगों को काम नहीं मिलता है, ये सब ऐसे ही अपना चले आते हैं, नेतागिरी करते रहते हैं बैठ करके बच्चों के पैसे से। बड़ा हट किया। हमने कहा कि ये आदत मेरी नहीं है, अब की सरकार बदलने में हम लोगों ने भी पूरी ताकत लगाई है और आंदोलन किया। बिहार झारखंड साथ था, इन्होंने पुलिस को कह करके अरेस्ट करवा दिए। अच्छा, कि पकड़ो इसको। गाड़ी में बैठाया, फुलवाड़ी स्टेडियम में जाकर के वहाँ छोड़ दिया। तब तक कि हम लोग सब जगह मैसेज फैल गया, जो लड़कन सब था। पेजर उस समय चलता था। जी जी। मैसेज गया पेजर पर। हाँ हाँ, मैसेज नई पीढ़ी के सर लोग नहीं जानते होंगे कि पेजर क्या था। नहीं। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में तालाबंदी का घोषणा हो गया, हम लोग को छोड़ दिए। उसके बाद लगा कि ये लोग नौकरी उकरी देगा नहीं, और ये सब अपमान भरी भाषा राजद के नेताओं का। हमने कहा कि अब राजनीति करेंगे, अब राजनीति करेंगे। और उसी समय चुनाव का वक्त आया। श्रद्धेय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी उम्मीदवार थे, अगेंस्ट में डॉक्टर CP ठाकुर थे। हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। रविंद्र वालिका बूथ राजेंद्र नगर रोड नंबर 1-2 के बीच है जी। वहाँ कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, तो हम पोलिंग एजेंट में बैठे। अच्छा। उसके बाद 18 नंबर वार्ड, जिसमें अपना संघ कार्यालय श्रद्धेय कैलाश जी 2 नंबर रोड में बैठते थे, माननीय सरजुग राय जी का, श्रद्धेय नवीन सिन्हा जी का, इस सब का आवास इसी सब क्षेत्र में था जी। 18 नंबर वार्ड का हम प्रभारी अध्यक्ष बने जी। पहले अध्यक्ष दूसरा तो वो एक्टिव नहीं थे, हमको बनाया गया। हमारे माननीय ओम प्रकाश कांची जी मंडल अध्यक्ष थे, वही कहे कि आप देखिए। फिर वहां से मंडल के उपाध्यक्ष, राजेंद्र नगर मंडल पुराना था, उपाध्यक्ष बने। बाद में राजेंद्र नगर मंडल 2 भाग में बटा, लोक नायक मंडल के प्रथम अध्यक्ष हम बने। उसी में शत्रुघ्न सिन्हा जी को, उनके पत्नी का सक्रिय सदस्य भी हम अपने कलमों से बनाए थे। अच्छा। फिर आपके प्रदेश में प्रवेश के नित्यानंद राय जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, क्षेत्रीय प्रभारी बने। फिर हम प्रदेश मंत्री बने, किसान मोर्चा में महामंत्री बने, पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी बने। 2-3 जिला के माननीय राधा मोहन जी अध्यक्ष थे। फिर प्रवक्ता भी 2-2 बार 3-3 बार रहे। इसी बीच में एक चुनाव भी लड़े थे 2003 में। लोकल बॉडीज का चुनाव था। लोकल बॉडीज के चुनाव में 4 जिला आता है, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा,
और हम कभी एक वार्ड का चुनाव नहीं लड़े। आज चारों जिला के अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, इन्हीं को लड़ाइए। अच्छा। युवा मोर्चा के हाँ। प्रभारी के नाते इस चारों जिला में मेरा दौरा होता था। जी जी। यहाँ तक कि झंडा भी बांधना हो तो अपने से बांध लग दिए। जाते थे कार्यकर्ता के साथ। जी। तो लोगों का स्नेह प्यार और उसी क्षेत्र से आते भी थे। तो लोग कहा कि लड़िए, हम लोग साथ में हैं। तो हम सोचे, सब उत्साहित किया था, हम के लिए लड़ ही जाते लड़ हैं। ही जाए इस बार। सब लोग कह रहा है। हाँ। और लड़ने के बाद मेरे जिंदगी में बहुत इसका असर हुआ कि लोग जात की राज, लालू प्रसाद यादव का सत्ता थी जी। लोग कहते थे कि जात के आधार पर वोट मिलता है। मुंगेर की धरती पर मेरे जात का 2% वोट था जी। उसमें, मतलब भूमिहार समाज का भूमिहार वोट। उसमें भी कई भूमिहार खड़ा थे। 2-3 गाड़ी से हम चलते थे। एक ठो गाड़ी थी, 3-4 ठो बुजुर्ग जो चारों जिला अध्यक्ष थे, वो ये लोग गाड़ी पर आके हुलक के देखता था। पहले तो कुछ लोग पूछा कि विजय सिन्हा कहाँ से आ गए, कहाँ से गए। ये सिन्हा जी यहाँ से कैसे लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। हाँ। तो हमारे प्रसिद्ध बाबू थे, वहाँ के पुराने लीडर, 5-6 बार चुनाव सुजघरा से लड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि अरे ये श्री बाबू श्री कृष्ण सिन्हा के हैं, बुढ़वा कहीं का, तुम लोग समझता नहीं है। अच्छा। फिर गाड़ी हुलक के देखता है कि राइफल उफल तो है ही नहीं, कैसे ही जीतेंगे चुनाव। हाँ। ये सब स्थिति थी। डर से, क्रिमिनल के डर से मेरे गाड़ी पर कोई चढ़ता नहीं था। डर से इतनी दहशत और भय था। मेरे ही लखीसराय जिला का वो क्रिमिनल था किक्कर सिंह, अब नहीं रहा। जी। चुनाव भी हुआ। मुंगेर से मैं 8 वोट से चुनाव जीत गया, मुंगेर जिला से। उसके बाद काउंटिंग रोक दिया गया। लालू जी का जिन छटपटाने लगा। जयप्रकाश यादव जी का वो बेल्ट पड़ता था। काउंटिंग रुकने के बाद आधी रात में किसी से संपर्क नहीं। अंतिम में 4 बजे भोर में उन लोगों का गलत हरकत अंदर में डिमोरलाइज करने का, गौतम गोस्वामी थे डीएम, उन्होंने हमको शाम को जब मुंगेर से जीते थे बधाई दिया और बाद में काउंटिंग रोक दिया। जब देखा कि मेरा बैलेट पेपर पूरा ऊंचा, तो कहा कि नहीं, ये गड़बड़ी है। ये उधर इधर दायां बायां करने लगा। 8 वोट से जीतने के बाद हमको लगा हम लखीसराय जिला भी जीत गए, शेखपुरा भी जीत गए। जमुई में 3 बूथ की कब्जा हुआ था, वहां से चुनाव हारे। लेकिन सेकंड वरीयता में इन्होंने बहुत झोलझाल करने लगे। 4-4:30 बजे भोर में हम लोग निकल गए। हम कहे कि मेरी आंसू पूछने के लिए बाहर में सैकड़ों लोग बैठा है, लेकिन आपकी जब आंसू बहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। ये गौतम गोस्वामी को आपने कहा था उस वक्त? और मैं चल दिया उठ के। हम कहा कि हरा देगा, जीतने नहीं देगा। हम देख रहे थे कि क्या इनकी खेल चल रहा है, खेल है जी। और वही हुआ। बाद में हमने हाई कोर्ट में केस किया। केस एक्सेप्ट भी हुआ, केस पर सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो गया 2005 में और मैं लखीसराय से विधायक बन गए आप। लेकिन एक चीज है, आप जो कहानी किस्सा बता रहे हैं उसमें कि जगदानंद सिंह से मिलने गए, बड़ी बेदर्द थे वो, आप लोगों को जेल तक भेज दिए। तो वो बेदर्दी लेकिन काम आ गई आपको। हाँ था, उनकी गाड़ी जिप्सी अरेस्ट करके ले जा करके जेल भेज देते तो ठीक ही रहता। अच्छा। आंदोलन बड़ा हो जाता जी। लेकिन जा करके 2 घंटा रो करके फुलबाड़ी स्टेडियम में छोड़ दिए। अच्छा। लेकिन वो बेदर्दी जो है, निश्चित तौर पर राजद के साथ रहने वाले राजद के लोग, राजद के दबाव में जगता बाबू जैसे लोग भी विवश थे। जी। अच्छा, आप किस व्यक्ति या किस विचारधारा से प्रेरित हुए? देखिए, मैं संघ परिवार से बाल स्वयं सेवक भी रहा और कुछ पंक्तियां जी जो संघ के अंदर सिखाया गया उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलता था। अच्छा। सच्चाई विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज कोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, ठग ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये सब चीज। फिर एक कविता थी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो जाओ तुम, चैन नींद को त्यागो तुम। ये सब कविताएं बहुत प्रेरणा देती। तो मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, आप कह रहे हैं तो मुझे वो पंक्ति याद आ रही है, तो हम सुना देते हैं। दुख और सुख को लेकर जैसे कैसे चीजें बदलती है, अगर आप धैर्य रखते हैं, मेहनत करते हैं तो आप सब चीजें बदल जाती है, बस धैर्य जरूरी है। जैसे निशी दिवासी घूमती विपदा सर्वदा, निशी दिवासी घूमती विपदा सर्वदा,
आज जो अनाथ है नरनाथ होता कल वही, आज जो उत्सव मग्न है कल शोक से रोता है वही। ये पंक्ति है। सच है। जी जी। कहे तो हमने कि जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से देखे। हम बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो ट्यूशन भी पढ़ाया आपने? टेक्निक में जब पढ़ते थे तो जी, पॉकेट खर्च के लिए। और पढ़ाने से उसको जितना ज्ञान देते थे उससे ज्यादा ज्ञान मेरा बढ़ता था जी। कॉन्फिडेंस मेरा क्लियर होता था जी। ये सब चीज जिंदगी में हम लोग नीचे से गुजरे हैं, हर वातावरण से गुजरे हैं, इसलिए मन कभी बेचैन नहीं होता है। मन बेचैन नहीं होता है। हर परिस्थिति में हम लोग का आत्मबल मनोबल मजबूत बढ़ाता है। जी। तो मतलब संघ से प्रभावित रहे, मतलब अच्छा अभी तक के जो राजनीतिक सफर है आपका, किन किन चुनौतियों का अब तक सामना करना पड़ा? देखिए एक चीज तो बता दें कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार करके आए थे जी। बार के डाक बंगला में, और पिताजी के साथ हम लोग, पिताजी भी मेरे बड़ा उनके फैन थे अटल जी के। हाँ, तो हम दोनों बाप बेटा गए थे सुनने के लिए। जी। उनकी आज वो भी बातें मेरे मन मस्तिष्क में बड़ा अच्छा से, वो कवि हृदय की, जी। नई नई गाड़ी है, नई इंजन है, चमचमाते बोगी हैं, हाँ। लेकिन ब्रेक नहीं। ब्रेक, अच्छा ब्रेक नहीं है। राजीव गांधी। दूसरी बात कहे कि काजल की कोठली से दामन बचा के निकल जाना सबसे बड़ी जीत है। मैं चुनाव हारा नहीं हूँ, मैं तो जीत के आया हूँ। ये उनकी पंक्ति थी। आज भी ये पंक्ति आपको। और तीसरी चीज कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सर में कफन बांध कर जब निकल जाता है तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने गया, 23 मोस्ट वांटेड के बीच में चुनाव लड़ा, और मुझे न भय लगा जी और न मैं डिमोरलाइज हुआ। पहला ही दिन धमकी मिला था कि 24 घंटा में क्षेत्र छोड़ दो, अन्य तो मार देंगे। तो किसने धमकी दी थी उस समय, याद वही है? किक्कर सिंह जो मेरे विरुद्ध चुनाव। अच्छा वही उन्होंने। हाँ। श्रद्धेय सुशील मोदी जी फोन किए कि विजय जी, सो हम के लिए कुछ नहीं, माता भगवती जीवन और मृत्यु के उनके ही परिणाम से निर्णय होता है जी। इसलिए हमको कभी ये सब चीज का भय लगा ही नहीं, कभी नहीं डरे। और सचमुच में ईश्वर की जब इच्छा होती है तभी किसी का उदय और किसी का अंत होता है। हाँ, किसी का अस्त हो सकता है। अच्छा, बिहार के लिए क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं अभी? हमारी सांस्कृतिक विरासत से ज्ञान विज्ञान और अखंड भारत के निर्माण के उस स्वरूप में हर बिहारी गौरवान्वित था। हमारी विरासत ठहर क्यों गई जी? हम बिहारी बदनाम क्यों हुए? कौन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण बिहारी आज डिमोरलाइज है? पलायन के लिए विवश हुआ, रोजी रोजगार धंधे पर प्रभाव पड़ा, निवेशक रुक गए। ये सारी चुनौतियां कांग्रेस और राजद के पीरियड में, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के पीरियड में बिहार गौरवान्वित हुआ, औद्योगिकरण का वातावरण बना, नहरीकरण का विस्तार हुआ। लॉ एंड ऑर्डर में अंग्रेजों ने ही लिखा कि बिहार नंबर 1 स्टेट है। पूरे देश में नरसंहार हो रहे थे, लाशें लद के आ रही थी, लाशें जा भी रही थी, लेकिन बिहार में ये वातावरण नहीं बना था। यहाँ सामाजिक सौहार्द भी था। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि उस समय बिहार नंबर 1 स्टेट हुआ करता था। अंग्रेज का लिखा हुआ है ये। एक जगह उनकी चर्चा में, आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, आप देखे जाकर के उनके कहानी किताबों में। और इस बिहार के उस छवि को कांग्रेस के पीरियड से जो धूमिल होने का शुरुआत हुआ, आज बताएं कि बिहार के अंदर कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे क्रांतिकारी स्वामी जमींदारी उन्मूलन कानून के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, लघु सीमांत किसान मजदूरों के पक्ष में लड़ाई लड़े, और उस कानून को बिहार के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर करके देश के प्रधानमंत्री को विवश किया। संविधान का पहला संशोधन हुआ जमींदारी उन्मूलन कानून से। ये गौरव और ये क्रांति बिहार का था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है एनडीए सरकार पर, तो क्या कोई ठोस कदम आप लोग ने उठाया है? देखिए, मैं बता दूं कि एनडीए की सरकार बनी जहां नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलता था। 2005 से 10 में
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार में भेजा था, और सुशासन स्थापित हुआ, भय का वातावरण हटा, इनकाउंटर शुरू हुआ बिहार के अंदर, अपराधी भागने लगे या मारे जाने लगे। स्पीडी ट्रायल से कानून का राज स्थापित हुआ, विकास की गति बढ़ी, 2/3 के लगभग बहुमत फिर से बीजेपी को 2010 में आया। उस समय भी हम विधायक बने। 2010 में 22-23 सीट पर आरजेडी सिमट गया, विपक्ष के लायक भी बहुमत नहीं मिला। उनका न माई समीकरण काम आया और न बाप समीकरण काम आया। विकास की गति और तेजी से बढ़ने लगी, जबकि कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, वो मदद सहयोग नहीं कर रही थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने दिन थे, बिहार में कई इंडस्ट्रीज का घोषणा हुआ, एक माहौल, काफी संख्या में हमारे एमपी यहाँ से जीते थे, मिनिस्टर भी बने थे। उनके पीरियड में एक मजबूत नींव विकास की रखी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से, जिसकी चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री जी भी करते हैं कि समाजवादी के पुत्र होने के नाते हम 2-2 बार मौका दिए, लेकिन ये लोग सुधरा नहीं, अपने पुराने बाप के राह पर चलते रहा, लूटने का, उन्माद फैलाने का, अराजकता का वातावरण बनाने का। और तेजस्वी यादव पर ही मुख्यमंत्री का कमेंट था कि ये वही राह पर चल गया है, अब इसको दोबारा मौका नहीं देंगे, दोबारा हम नहीं जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ सरकार, चूंकि लगातार विपक्ष हमलावर कि हम लोगों को कहते थे जंगल राज, ये तो महाजंगल राज है। मैं बता दूं, मंत्री भी हम रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सत्ता में बैठकर भी, विधानसभा के उस संवैधानिक पद पर बैठकर भी हम निरपेक्षता के साथ विधायकों की प्राथमिकता देते थे। जब नेता प्रतिपक्ष बने तो 367 दिन में लगभग 70% दिन किसी न किसी जिले के अंदर लोगों के आंसू पोंछने का या उसके संघर्ष के साथ खड़ा रहने का हमने काम किया। आपको याद होगा कि जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मौत हुई थी। बिल्कुल, गोपालगंज सिवान में। हाँ। यही नेता प्रतिपक्ष जो आज हैं तेजस्वी यादव जी, सुर में सुर मिला के कह रहे थे, जो पिएगा सो मरेगा। उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन हमने कहा कि आपकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी से ये घटना घटित हो रहा है। आप ही के जंगल राज वाले लोग जहरीली शराब का खेल खेल रहे हैं, आपको मुआवजा देना होगा। सदन 3 दिन तक डिस्टर्ब रहा। अंत में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा और 4 लाख रुपया मुआवजा लोगों को दिया, ऐलान किया। जी नहीं, आप तो सत्ता पक्ष में भी रह करके, अभी मुजफ्फरपुर वाली बहुत चर्चा होती है कि विजय सिन्हा ने आंसू पोंछा, जो एक बच्ची के साथ। मुजफ्फरपुर के अंदर 2 घटनाएं बलात्कार की हुई, एक पासवान समुदाय के थे और एक बाभन समुदाय के थे। हम दोनों के यहाँ गए, दोनों के यहाँ हमने गया। दोनों के यहाँ 1-1 लाख रुपये का हमने पार्टी की ओर से मदद की गई। लेकिन दुर्भाग्य से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एक जगह गए और दूसरे जगह नहीं गए। ये वोट की और जात की राजनीति करने वाले लोग, मतलब वो कुढ़नी गए थे। हाँ, वो अनुसूचित जाति के यहाँ गए और वहां नहीं गए। हम वहां के प्रभारी मंत्री के नाते, हमारा बच्चे का शादी था, हम उसमें इन्वॉल्व थे। 3 दिन के बाद हम वहां पर गए। हमने डीएम एसपी के साथ बैठ के कहा कि इमीडिएट एक्शन लो, तो कुर्की जब्ती नहीं मिला। डीएम को हमने कहा कि पहल करके कुर्की जब्ती आया। हमने कहा कि बुलडोजर से दोनों का घर ढाओ, और होटल पर और घर पर दोनों जगह बुलडोजर लगवाया। क्योंकि डीएसपी कहा कि नेपाल भाग गया। हम के लिए बताते हैं नेपाल भाग गया, और जैसे ही बुलडोजर चलने लगा तो वो सरेंडर किया कोर्ट में। हाजिर। अरे वाह। ऐसे कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। हमने बैठक में, विस्तृति की बैठक में कहा कि इस पर एक कमेटी गठित करके इसकी जांच कराएं। जब अपराधी मौजूद था जिले में और कौन पुलिस पदाधिकारी एक्शन नहीं ले रहा था, तो हम तो बख्शते नहीं अपराधी को। और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई का हमेशा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का कानून का राज स्थापित करने का है। उस पर हर हाल में एक्शन के लिए त्वरित हम कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि
लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है कि देखिए पलायन जारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि जब हमारी सरकार थी तो देखिए हमने इतने लाख युवाओं को नौकरी दी, टीचर बनवा दिया, और देखिए आज वही सरकार है, नीतीश कुमार ही है, कहाँ कुछ हो रहा है। दो डिप्टी सीएम है, तेज तर्रार, लेकिन कुछ नहीं करवा पा रहे हैं उसी नीतीश कुमार से। देखिए, ये बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं, डिंग हाँकते हैं, ढोल बजाते हैं। अरे जिस विभाग में मंत्री 5 विभाग में थे, पथ में, स्वास्थ्य में, एक भी नियुक्ति हुआ क्या उनके पीरियड में? और जिस शिक्षा की बात कर रहे हो, तो इनके तो मंत्री रामचरितमानस पर लोगों के बीच लड़ाई और उन्माद पैदा कर रहे थे। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, सेक्रेटरी से विवाद हो गया करप्शन के मामले में, तो इनका पीएस को घुसने नहीं दे रहा था सेक्रेटरी के पाठक से जी। और ये कहाँ कुछ नहीं, हमारे एनडीए सरकार में बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, वो बहाली शुरू हुआ, इनके हटने के बाद भी बहाली हो रही है। एक भी इनकी उपलब्धि, उप मुख्यमंत्री के नाते 5 विभाग था, ग्रामीण कार्य विभाग था, पथ निर्माण था, स्वास्थ्य था, नगर विकास था, पर्यटन था, एक उपलब्धि बता दे जिस पर गर्व करे बिहार। ये हवाबाजी करने वाले लोग हैं। आज वही पथ निर्माण के अंदर मैं बता दूं कि उनसे कम पीरियड रहने का मौका मिला। आज अनुरक्षण नीति लाया, कॉन्ट्रैक्टर नीति का भी प्रपोजल हमने बनवाया जी, हेल्थ कार्ड बनवाया कि किसके पीरियड में बना, कौन एजेंसी था, कौन कंसल्टेंट थे, कौन डिजाइनर थे, कितने दिन तक ये चलेगा जी, कौन कौन लोग थे, उनकी पूरी इसकी अवधि क्या है, ये पूरे व्यवस्था हम सर्वे करवाए। 10,000 लगभग 400 450 के लगभग पुल पुलिया का सर्वे करवाया। इसमें कौन कौन डैमेज और पुराने हो चुके हैं, जिसकी अवधि खत्म हो गई है, 450 पौने 500 के लगभग ऐसे पुल को चिन्हित भी किए जहां हम बोर्ड लगवाए, पुल कमजोर है, धीरे चलें जी। ये सारे वर्क हमने उनसे कम अवधि में लगभग 1 साल हम रहे और वो 1.5 साल रहे। आज उसी पीरियड में आपने देखा कि कुछ करप्ट कॉन्ट्रैक्टर पर हमने कार्रवाई भी किया। हाँ, खामियाजा लेकिन भुगतना पड़ा आपको, उसकी चिंता हमने कभी नहीं किया। मतलब सही बात है, आज बता दीजिए कि खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा नहीं, देखिए सरकार बेहतर कार्य करने के लिए अवसर देती है। पथ निर्माण में एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को हमने दीवार किया, अगवानी पुल के मामला को लेकर जी, कि 3 बार पुल गिरा, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फाइल ही नहीं आ रहा था जी। जब फाइल आया तो हमने रगड़ दिया जी। एक और 2-3 ठेकेदार पर नजर थी, एक का तो 26 करोड़ पकड़ाया एक्स्ट्रा कैरेज पर, बिना काम के। अच्छा, माल उठाया गया से, अब बिल दिखा दिया पाकुड़ से जी, अब भुगतान कर दिए। हमारे तेजस्वी यादव जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं से जुड़े लोग थे, वो सब मामला पकड़े। कॉन्ट्रैक्टर में भी हरकंप था, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि इससे भी ज्यादा करप्शन एग्रीकल्चर में है, जरा एग्रीकल्चर को इनको दे दिया जाए संभालने के लिए। अच्छा तो हमने उसको भी स्वीकार कर लिया जी। लेकिन एक चीज है, उस समय बहुत चर्चा हो रही थी, चूंकि आप अभी हैं पॉडकास्ट में तो सबको जानने का हक है, कि कहा गया ठीक है खामियाजा भुगते, विभाग बदला, अमित शाह भी नाराज हो गए थे। किससे? आपसे। अगर जो या अपवाद थी ये बात? अगर जो नाराज हमसे रहते जी तो फिर इतने बड़े विभाग कैसे देते हैं? हाँ, ये सवाल ये और दूसरी चीज है कि ईडी का छापा कैसे उस कॉन्ट्रैक्टर पर पड़ा, 4-5 जगह उस पर छापा पड़ा जी। हमारा नेतृत्व ईमानदारी से काम करने वाले को पुरस्कृत करता है, ये ध्यान में रखें। और नेतृत्व मेरा डिमोरलाइज, हतोत्साहित नहीं करता है। कृषि विभाग का जिक्र कर रहे थे आप, तो कृषि विभाग में क्या कुछ खास, क्या क्रांति ला रहे हैं विजय सिन्हा? देखिए, हमारा कृषि रोड मैप है, इसके अंदर बीज, खाद और जो दवा है, कीटनाशक जी, ये सब में हम लोग पारदर्शिता ला रहे हैं। समय पर उपलब्ध हो, गुणवत्तापूर्ण रहे। इसके साथ हमने तो जाते ही देखा कि रब्बी और खरीफ ये 2 फसल गर्मा। हमने कहा रब्बी और खरीफ ये तो हम किसानों के मुंह से भी नहीं सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? पदाधिकारियों से पूछा, हाँ, कि बताइए बैठक में, तो लोगों ने कहा कि रब्बी और खरीफ
ये सब मौसम में उपजता है, उसको कहते हैं। हमने कहा कि यार ये अपाचे है। तो खरीफ का मतलब है शरद ऋतु और रबी का मतलब आया बसंत ऋतु। हमने कहा कि शरद ऋतु में जो फसल मेरे घर आता है जी, वो खरीफ है। शारदीय नवरात्रा भी मनाते हैं, हम कलश में बीज डालते हैं अंकुरित होकर के, बिल्कुल, और वो गाढ़ा होता है तो हम लोग कहते हैं कि इस बार फसल अच्छा होगा। हाँ, और बसंतिक ऋतु भी, बसंतिक नवरात्रा भी। हमने कहा कि जब हमारा किसान शारदीय और वासंतिक को समझता है, इसकी भाषा को बदल दो। अच्छा, और हमने शारदीय फसल और वासंतिक फसल कर दिया। बाजाप्ते हमने फाइल पर अनुमति दे दिया। यहाँ आरएसएस वाला दिमाग आपने लगा दिया। नहीं, हमने भारतीय दिमाग लगाया। अच्छा, किसान जिस भाषा को समझे, जिस भाव को समझे, हम क्यों गुलामी के प्रतीक के शब्दों, मुगल के समय के वो अरबी भाषा को ढोते रहे। जी, हमारा पहले भी शारदीय था और वासंतिक था और ग्रीष्मकालीन था। हम तो वैदिक काल से, राजा जनक हमारे प्रमाण है, जो शीत से माँ सीता के उद्भव स्थल पर रहे हैं। किसान का वो चित्र आज भी गौरवान्वित करता है। हम उसको क्यों नहीं अपनाएंगे? ये गुलामी के प्रतीक को क्यों स्वीकारेंगे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत में गुलामी के प्रतीक को हटाना चीज। अभी और हम लोग प्रयास में हैं। उद्यान, जिसके अंदर हमारे औषधीय युक्त पौधा है, मसाला का पौधा है, फूल का पौधा है, सब्जी का पौधा, ये सब पर हम लोग एक नीति बनाने में लगे। अच्छा, लगे जी। तो बिहार के किसानों को उर्वरक को लेके, खाद को लेके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका हमने भारत सरकार से भी संपर्क किए हैं, संबंधित कंपनियों के साथ भी बैठक किए हैं, इसमें जो खामी है उसको सुधारने का प्रयास भी किए हैं। मेरा सतत प्रयास है कि एक तो हम लोग फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करें जी, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाएं। और किसान आकर्षित भी हुए हैं जी, और इसका लाभ भी दिखाई पड़ने लगा है। इसकी डिमांड भी बढ़ी। हाँ, लोग चाह रहे हैं कि वो वैसी फसल मिले, कीमत भी ज्यादा मिल रही है। अच्छा, एक चूंकि आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं फिल्म नीति को लेकर, कि आप फिल्म पॉलिसी लेकर आए थे। कला संस्कृति मंत्री के रूप में हमने अपने बिहार के अंदर जितने प्रसिद्ध स्थल हैं उन सबको महोत्सव के रूप में घोषित किया जी, और फिल्म नीति हमने लाया जो वर्षों से सपना था जी, और देश का सबसे बेहतर फिल्म नीति। इतना अनुदान देश में कहीं नहीं, 4 करोड़ से 5 करोड़ तक ये अनुदान हमने उसमें दिया है। लेकिन शर्त लगाया है कि 75% शूटिंग बिहार में होगा और 75% बिहार के कलाकार रहेंगे, तभी ये तब देंगे जी। और इन कलाकारों को प्रशिक्षण के लिए हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आग्रह हमने किया और मुख्यमंत्री जी ने उसे बड़ी सहजता से अटल कला भवन बनाने का, जिसमें 600-700 से लेके 2000 तक की कैपेसिटी का बैठने का, और ऑडियो वीडियो स्टूडियो जो प्रशिक्षण का कलाकारों को देगा, मंच भी उपलब्ध कराएगा। और जो कलाकार हमारे हैं पुरस्कार प्राप्त किए हुए या उस तरह के, उसके पेंशन की भी व्यवस्था का इधर हाल फिलहाल ही कैबिनेट ने मुहर लगा दी। ये सारे चीज हम लोगों ने, आज लगभग 5 लाख से ज्यादा कलाकार बिहार के अंदर हैं और इनका मनोबल बढ़ा, इनकी प्रतिभा का सम्मान, फिल्म नीति के कारण रोजगार का अवसर बढ़ेगा। बिहार के बारे में जो गलत छवि बनाई गई वो छवि हटेगा। हमारे सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत, ज्ञान विज्ञान के केंद्रों को जब पूरा देश दुनिया देखेगा तो बिहार की वो गौरवशाली गाथा लोगों के मन के अंदर आएगा। माइंस पॉलिसी को लेकर भी आपकी चर्चा होती है कि आपकी बड़ी उपलब्धि है ये, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, माइंस पॉलिसी में हमने शुरुआत किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जी, अगर जो हमारा मनोबल बढ़ाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी। हमने माइंस पॉलिसी जब लेकर के आया तो कई लोग मजाक उड़ाया, हंसा, कहे कि आप नया प्रयोग कर रहे हैं। हमने कहा कि माइंस में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था को कमजोर करता है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग, हमारे पथ भी हमारे साथ था,
हमने कहा कि मेरा सड़क को बर्बाद करता है, पुल पुलिया को डैमेज करता है। तो हमने माइंस पॉलिसी में कर दिया कि ओवरलोडिंग बंद, अवैध खनन बंद। अगर जो ये करते पकड़ा गए तो कुछ नहीं, हमारा यूट्यूबर जो बिहारी योद्धा नाम दिए वो खींच करके भेजे और हमारा टास्क फोर्स पकड़ेगा, 10,000 रुपया इनाम उसको देंगे, बड़ी गाड़ी पर, छोटी गाड़ी पर 5,000। और कई लोगों को इनाम हमने दिया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही शुरुआत कराई, लेकिन वो अकाउंट में नहीं, क्योंकि माफिया सब फिर उसको ट्रेस करके मार देगा। हमने यूपीआई से उसको पैसा भेज रहे। अच्छा, ताकि पता नहीं चले, कोई ट्रेस नहीं कर सके जी। और बड़ी सफलता मिली है। हाँ। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि बिहार में ओवरलोडिंग लगभग बंद है और अवैध खनन भी बड़ी गाड़ी में बंद है। कड़े नीति बनाने के बाद 25% घाट लोग सरेंडर कर दिए, जो गलत ढंग से लूटना और कमाना चाहते थे। 25% घाट सरेंडर होने के बाद भी हमने राजस्व 114% पार करा दिया। बड़ी उपलब्धि जी। एक ट्रक वाले को राहत 5% ग्रेस हमने दे दिया, ताकि थाना उसको तंग नहीं करेगा। 200-400 केजी के लिए भी पकड़ के अंदर करता था, सूली करता था, वो बंद हो गया। अब थाना का हैकड़ी खत्म ट्रक वालों पर। और छोटे छोटे किसान जो अपने खेत की मिट्टी ले जाते थे, उनको पदाधिकारी तंग करते थे, उसको फ्री कर दिया। अच्छा, कि कोई भी अपने पर्सनल काम के लिए अपने खेत की मिट्टी यूज करेगा तो उस पर कोई अनुमति की जरूरत नहीं। ये सब हमने सुधार की प्रक्रिया वहां की है। ऑनलाइन हमने बालू मंगाने के लिए भी एक प्रक्रिया शुरू करवाने में लगे हैं जी। फिर भी हमने कहा कि कहीं बालू की कमी हो, हमारे जिला खनन पदाधिकारी हो या इंस्पेक्टर हो, मोबाइल नंबर जारी किए हैं कि आप डिमांड करेंगे वो उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा, सहयोग करेगा। बहाली वाला जो मामला हुआ था, जो बहुत चर्चा हुई थी, विधानसभा अध्यक्ष में हमने कोई बहाली नहीं किया। अच्छा, हमारे पास फाइल जरूर आया था, लेकिन वो फाइल पर हमने स्पष्ट तौर पर लिख दिया था कि जब बिहार सरकार की सक्षम एजेंसी है, हमने तो एक बार प्रतिक्रिया में कहा कि जब विधान परिषद में इतने सीट हैं तो इतने लोगों की नियुक्ति, तो विधानसभा में उस रेशियो में तो 4 गुना नियुक्ति होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार की सक्षम एजेंसी नियुक्ति करे, क्योंकि बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है जी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति पूरी तरह से गलत है, नियम विरुद्ध है। अच्छा, एक और आपसे जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो एक हेरिटेज को तोड़कर और अपने लिए कमरा बनवा लिया, ये कर लिया, वो क्या मामला था? विधानसभा में उप मुख्यमंत्री का वो एकदम ऐशो आराम राजसी ठाठ बाट वाला जी कमरा बनवाए। हाँ, और ये कतई उचित नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री इतने दिनों से हैं, उनके पिताजी भी रहे, कोई उस बिल्डिंग से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये लोग सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। अय्याशी इनकी आदत बन चुकी है जी। पिता के द्वारा पाप से अकुत संपत्ति कमाए हुए पैसे से जब चार्टर्ड विमान पर ये बर्थडे मनाते हैं तो विधानसभा के कमरे तोड़कर अपने अय्याशी के लिए कार्यालय बनाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये तो अपने को राजकुमार समझते हैं। उसके बाद ही हम बने। उस विधानसभा में शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। राष्ट्रपति महोदय से शताब्दी स्मृति स्तंभ का हमने शिलान्यास कराया और देश के प्रधानमंत्री पहली बार विधानसभा में आए, उनसे उसका उद्घाटन कराया। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का शुरुआत कराया और शताब्दी स्मृति स्तंभ में हमारे जो 243 पत्ते हैं वो विधानसभा के जी। वो छोटी डाली जिला है, बड़ी डाली कमिश्नरी है, उसके अंदर विधानसभा के 22 भाग जो बिहार से जुड़े भाग, 3 तो समुद्र मरुस्थल और पहाड़ है जी। और 19 में लगभग 9.5, आधा इसलिए करें कि माँ जानकी और लक्ष्मण जी और राम जी का चित्र है, तो दोनों हाफ हाफ, आधे से लगभग आधे भाग हमारे बिहार की विरासत, सांस्कृतिक विरासत उस संविधान में है, उसको भी हमने लगवाया। लेकिन विवाद हुआ था, आपको लोग घेर रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, किसी ने आवाज नहीं उठाया। ये आपको बता दें, हमने तो पुस्तकालय के अंदर माँ शारदा भवानी का भी पूजन करवाया, लोगों ने स्वागत किया। हमने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा शताब्दी
उद्यान का भी हमने उद्घाटन करवाया, जिसमें औषधीय पौधों का 101 से ऊपर उसमें लगाया गया। देखिए, सदन के अंदर पहली बार 100% प्रश्नों का जवाब और लगभग 100% सदन चलाया और सभी विधायकों का सम्मान बढ़ाया। हम पक्ष प्रतिपक्ष जिस आसन पर बैठे हमने सबको लेके चला। आज वहां पर एक अतिथिशाला मुख्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास कराया और एक संग्रहालय विधानसभा का उनका भी शिलान्यास कराया है, वो भी कार्य शुरू होने वाला है। जी जी। अच्छा, बिहार में जो है राजनीति जो है वो जातिगत है, तो इसको कैसे मतलब संतुलित किया जा सकता है? कोई तरीका कुछ? देखिए, जाति के जहर का लहर का कहर बिहार को बर्बाद कर दिया जी। और ये सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का लोग माध्यम बनाया है। जाति में जो कमजोर है, पिछड़ा है, जी, अंतिम पंक्ति पर बैठा है, उसके उत्थान कल्याण के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए था। लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव नरसंहार और लड़ाने के अलावा इसमें कुछ पहल नहीं किए। बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग थे, जातीय जनगणना शुरू हुआ, जातीय जनगणना में आर्थिक सर्वे भी शुरू हुआ। आर्थिक सर्वे के तहत 500 करोड़ खर्च हुआ। हम नेता प्रतिपक्ष बन गए। शुरुआत हमने किया, लेकिन बाद में हम नेता प्रतिपक्ष बन गए और जो आज नेता प्रतिपक्ष है वो उप मुख्यमंत्री थे। चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कर रहे थे। हमने पूछा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए 500 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं था। नहीं, अच्छा, वो तो आप फैसला कर करके पास करा लेते, जिसके पास बहुमत है। आपने 500 करोड़ खर्च करके आर्थिक सर्वे करवाया और आर्थिक सर्वे में जो रिजल्ट आया हर जाति का, उसमें भी कई लोग असंतुष्ट थे, कई प्रश्न उठा। लेकिन गवर्नमेंट की जो निर्णय हुई उसको हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का भी मैं अपमान कभी नहीं करता। 94 लाख परिवार, 33% 6,000 से कम आमदनी के लोग थे और 10,000 से नीचे का 63% लोग हैं। हमने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी, हिम्मत है तो करिए घोषणा कि 6,000 से कम 33% लोग हैं, हर जाति से हैं, सब जात को आरक्षण मिल चुका है, पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, अति पिछड़ा हो। अपने अपने आरक्षण के कोटे में पहली प्राथमिकता इन 6,000 आमदनी वाले लोगों को मिले। हिम्मत है तो घोषणा करिए, उसके बाद 10,000 के अंदर वाले लोगों को मिले, तब जो ये खाई अमीरी गरीबी का है ये पटेगा, परिवर्तन होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना साकार होगा। आरक्षण तो इसीलिए दिया गया था कि जो पीछे रह गए उसको आगे लाएं। लेकिन ये सब, ये गरीब जो पीछे बैठा है, 6,000 से कम आमदनी वाला 94 लाख परिवार, उसको आगे आने देना नहीं चाहता। नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया शुरू किए हैं आर्थिक मदद का। हमने एक बार इधर भी कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि हम 33% जो 6,000 से कम आमदनी का है, आरक्षण में पहली प्राथमिकता, रोजगार में पहली प्राथमिकता, अनुदान में पहली प्राथमिकता, तो उतनी खाई तो पटेगा, बिल्कुल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के लिए ही तो सारे गरीब कल्याण वर्ष में जितनी योजनाएं चलाए, उसी के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज इसकी जरूरत है ताकि ये जातीय उन्माद पैदा करने का भाव खत्म करें। इन लोग को हिम्मत घोषणा करेगा कि 6,000 और 10,000 आमदनी वाले लोगों को हम प्राथमिकता देंगे। है ताकत बोलने का उस गरीबों के हित में। 63% बिहार की आबादी 10,000 से नीचे जीता है। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनको सत्ता तक पहुंचने के लिए सिर्फ जातीय जहर का लहर से बिहार को बर्बाद करना है। अरे, जो जंगल राज के विद्यालय में पढ़ के आया है, उसके मन के अंदर सेवा का भाव कभी होगा? बाप उसका नेता था, उसका बेटा नेता बन गया। ये लोग तो सोने का चम्मच लेके जन्म लिया, ये सेवा कहाँ जानता है? ये तो सिर्फ मेवा ही मेवा के चक्कर में रहा है। ऐसे लोग कभी बिहार का उत्थान नहीं कर सकता। अच्छा, अभी एक चूंकि जाति पे चर्चा है और राजनीति है उसमें, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेके बहुत ये है, घेरने की कोशिश हो रही है, राजद के नेता कह रहे हैं, तो विजय सिन्हा इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक स्पष्ट शिक्षक पुत्र रहा हूँ
और शिक्षक के सामने जो बच्चे बैठते हैं, शिक्षक उसको अपना पुत्र मान करके अपने संस्कार, संस्कृति और ज्ञान उसमें डाल देता है। जी। वो भेद नहीं करता है कि किस जाति, किस धर्म, किस क्षेत्र, किस भाषा का है। और मेरे मन के अंदर हमने कहा कि चुनाव, आपको इसलिए पहले चर्चा की कि चुनाव में भी हर जात के लोग मुझको वोट दिया, तब मुंगेर जैसे धरती पर 8 वोट से मैं चुनाव जीता। तो मेरे मन मस्तिष्क में तो हर समाज के लोग का एक बेहतर छवि है। 5% लोग को छोड़ दें हर जाति में, तो आज भी 90-95% हर समाज में अच्छे लोग। और इसी कारण है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्या इन दोनों के सिर्फ जाति से ये नेता बन सकते थे? आप बता दें, हर जाति के अच्छे लोगों की जमात से अच्छे लोग जीत कर आते हैं। कई ऐसे विधानसभा हैं जिसकी जाति नगण्य है, फिर भी विधायक बन के आ रहे हैं। तो क्या ये साजिश है? विधानसभा चुनाव नजदीक है तो परमेश्वर मुखिया जैसे मामले को उठाया जाए, समाज को उलझाया जाए, जातियों में बांट दिया जाए। ये लालू प्रसाद यादव का रणनीति है। जब वो सत्ता में थे तो अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़वाते थे। ये दोहरे चरित्र के लोग अपनी कुर्सी के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, अंग्रेज की औलाद के तरह आपस में लड़ाकर सत्ता सुरक्षित करते थे। ऐसे मानसिकता के लोगों को जब बिहार के लोग पहचान लिए तो बाहर कर दिया। कोई भी बिहारी इस तरह के भावनाओं से सहमति व्यक्त नहीं कर सकता कि हम किसी की जिंदगी लें। और मैं तो बॉल फोड़ने में कभी विश्वास ही नहीं करता। अगर जो क्रांति होती है तो बॉल नहीं फोड़ा जाता है, पावर हाउस उड़ा देता है। एक भी पावर हाउस उड़ा क्या लालू के रीजन में? बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखें, कुछ बॉल इधर के फोड़ दिए, कुछ बॉल इधर के फोड़ दिए। ये क्या खेल हो रहा था, किसके इशारे पर हो रहा था? अगर जो इसकी विशेष तौर पर जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो क्या लालू जी फिर से 90 वाला दौर लाना चाह रहे हैं बिहार में इस बार के चुनाव में? आज भी वही मानसिकता में जाति से बाहर निकल नहीं पाए। बिहार का 2/3 के लगभग नौजवान विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, सम्मान चाहता है, स्वाभिमान से जीना चाहता है। ये वही लोग थे कि गाली और गाली का जो प्रतिवाद करे उसको गोली। तो गाली और गोली की संस्कृति समाप्त हो चुकी है एनडीए सरकार में। अब विकास, रोजगार, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार ये माहौल खड़ा कर रही है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, तो क्या आप बिहार को डबल इंजन सरकार के जरिए बदलते देख रहे हैं? आप देखिए, बदलाव नहीं हो रहा। इसलिए कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये कागजी बदलाव है, 1.25 कागज पे बिहार बदल रहा है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पथ के अंदर ही 5 बड़े एक्सप्रेस वे मैं अपने ही पीरियड में पास कराया। हम अपना क्षेत्र में भी भारत सरकार की उदारता और उस पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से खाली हमने आग्रह किया कि मेरा क्षेत्र में एक 4 लेन दे दें, और उन्होंने 4,000 करोड़ से ज्यादा का तुरंत मोकामा से मुंगेर तक का घोषणा कर दिया। एक्सप्रेसवे पहली बार मेरे क्षेत्र से होकर गुजर रही है और ये कई जिलों को जोड़ रही है। जो 6 घंटा में हम दूरी तय करते थे, अब 3 घंटा, 3.5 घंटा में दूरी तय कर रहे हैं। आज कितने शहर के अंदर 260 ओवर ब्रिज का हमने ही पथ निर्माण मंत्री के नाते जाकर करके रेल मंत्री जी से आग्रह किया, जिसमें 57 से ऊपर ओवर ब्रिज की स्वीकृति भी मिल गई। अच्छा, नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति के बड़ा चेहरा है। आपने भी बहुत लंबे समय से आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर एक खासियत पूछे तो? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर थे और इनको प्रशिक्षण का एक बड़ा अवसर मिला। एक मजबूत नेतृत्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में काम करने का, और श्रद्धेय अटल जी इनको मानते थे, सुशासन स्थापित करने के लिए भेजे, तो इनका भी मन मिजाज था। दूसरा कि जिस लालू यादव को इन्होंने बनाने में सहयोग किए थे और वही लालू यादव इनको बेइज्जत किया, डिमोरलाइज किया, हतोत्साहित किया,
तो उससे बेहतर करने का मन में इनका संकल्प जगा, तो उसका भी असर दिखाई पड़ा। और आज भी वो ललक एनडीए सरकार को गौरवान्वित करता है विकास के कार्यों का। जी। अच्छा, महागठबंधन से जब नीतीश कुमार इस बार एनडीए में आए तो आप लोग को पहले से लग गया था कि अच्छा नीतीश जी आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, अब आ जाएंगे, नहीं, या सब कुछ एकाएक हुआ था? एकाएक हुआ, क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने जी जब हम लोगों से राय विचार कर रहे थे तो हम लोग एकाएक शक पका रहे थे। हम नेता प्रतिपक्ष थे, जी जी, विधानमंडल दल के नेता थे, लेकिन हम लोग की एक विशेषता है कि मेरा पार्टी किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, सामूहिक नेतृत्व का है। और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो बड़ा सोच समझ के, वर्तमान और भविष्य को देख करके, अपना नेतृत्व पर मुझे विश्वास था और नेतृत्व के निर्णय का स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। अच्छा, और बिहार को बचाने के लिए मैं एक चीज जरूर रखा था जी अपने नेतृत्व से कि हम सत्ता के लिए समझौता न करें, हम सुशासन के लिए समझौता करेंगे। ये जंगल राज वाले लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, इससे मुक्ति के लिए हम हर बलिदान देने को तैयार हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं तो एक बात, प्रधानमंत्री पिछले दिन आए थे जब पटना, और रिंग सेरेमनी थी आपके बेटे की, तो उसमें जब प्रधानमंत्री आपके घर गए थे तो तरह तरह की चर्चा होने लगी थी। कोई कह रहा था कि बहुत ऐसे नेता हैं जो चाह रहे थे कि नहीं पीएम नहीं जाए विजय सिन्हा के यहाँ, और बहुत लोगों ने, हम लोगों से भी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि अरे विजय सिन्हा की तो जड़ बहुत मजबूत है, कोई हिला नहीं सकता विजय सिन्हा को। नहीं, देखिए, विजय सिन्हा एक बूथ का कार्यकर्ता है, एक वार्ड और मंडल का उपाध्यक्ष से आया कार्यकर्ता है, जमीन से आए हैं। हमारे घर वो नहीं आए, एक कार्यकर्ता का मनोबल को बढ़ाए। मेरी जिंदगी की यही कमाई, अपने को हमने धन्य माना कि देश का, विश्व का इतने महान और इतने बड़े नेता एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर जा सकते हैं, तो ये भाजपा में ही हो सकता है, ये दूसरे दल में नहीं हो सकता। मतलब वो पीएम एक डिप्टी सीएम के यहाँ नहीं गए थे, एक कार्यकर्ता के घर आए। और आपको आज जानकारी दे दें जी कि प्रधानमंत्री जी या हमारे संघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का भी आशीर्वाद हमारे बेटी और पुतोह और बेटा को मिला। एक स्वयंसेवक को, एक कार्यकर्ता को, ये कार्यकर्ता के मनोबल को हमारा लीडर कितना भी बड़ा पद पर बैठा हो कैसे बढ़ाता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण। जी, डिप्टी सीएम तो पद रहा, आता है, जाता है, लेकिन एक कार्यकर्ता सब दिन रह जाता है। ये पद कोई छीन ही नहीं सकता। अच्छा, पहले से आप जान रहे थे कि पीएम आ रहे हैं आपके घर, या एकाएक ऐसा? प्रधानमंत्री जी से आग्रह हमने बहुत पहले किया जी, लेकिन उनका आगमन हमको भी बड़ा आश्चर्य और आनंदित किया। बहुत सारे प्रोग्राम तो पहले से उनके मन की बात तो हम लोग बाद में जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन हर कार्यकर्ता जानता है कि हम जैसे लोग का, जो उसका कोई सहारा नहीं, वैसे लोगों का सहारा या तो भोलेनाथ, नहीं तो इस तरह के हमारे जो लीडर हैं, जो सचमुच में पूरे 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं, तो अपने परिवार के बीच बड़ी सहजता से आ गए। जी, और आपको बता दें कि पीएम एक बार और आग्रह हमने किया था, अच्छा, विधानसभा के लिए, कि लोग कह रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, कोई प्रधानमंत्री आएंगे भी नहीं, तो कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए। और जब वो विधानसभा आए तो उस दिन भी मुझको लगा कि सचमुच में ये साधारण मानव नहीं, किसी के दिल की और मन की बात को ये आंखों से पढ़ते हैं। और विधानसभा में आए ही नहीं, पूरा समय दिए, बिहार के सांस्कृतिक विरासत, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पर पूरे प्रकाश डाल करके लोगों को मनोबल को बढ़ाए। तो प्रधानमंत्री जी का ये दूसरी घटना था, और सचमुच में हमको लगा कि मेरे दिल की बात
कोई मतलब दैविक कृपा प्राप्त किए लोग ही समझ सकते हैं, और जी। इनमें दैविक शक्ति है जो लोगों के चेहरे को देख के पढ़ लेते हैं। आप दैविक शक्ति मानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, आम लोग कहते हैं कि वाकई में पीएम जो है विजय सिन्हा को खूब मानते हैं, खूब प्यार लुटाते हैं विजय सिन्हा पर। देखिए, आज पार्टी हमारा जैसा को परिवार में कोई राजनीति में दूर दूर तक नहीं। हमने कहा कि कितने हम परिस्थिति से गुजरे, एक पीरियड में महुआ चुनने के लिए अपने ही महुआ गाछ लेकर जी। वहां से शुरुआत किया 71 में, जब भोजन पर आफत होने लगा, दरमाहा पिताजी का बंद हो गया, और वैसे लोगों को इस पद तक पहुंचाया तो ये सक्षम नेतृत्व ही। और भाजपा में खुद प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बने, तो ये संभव हमारा संघ का संस्कार और भाजपा का जो संयुक्त सामूहिक नेतृत्व का निर्णय है वही कर सकता है। ये परिवारवादी लोग, कांग्रेस के, राजद के, इन लोगों में ये सपना किसी का साकार हो सकता है क्या? अब तो कुछ लोग चेहरा बदल बदल के दूसरे दल में घुस करके भी लाभ उठाना चाहते हैं। आपके दल में भी आ रहे हैं? नहीं, कहीं भी जा सकते हैं जी। आपने देखा कि जिस कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, जिस आपातकाल के विरोध में अपनी बेटी का नाम मिसा रखे, और उसी आपातकाल लगाने वाले के गोद में जाकर बैठ गए, गलबहियां करके सत्ता में भागीदारी किए, राज्य में भी केंद्र में भी। ऐसे दोगले चरित्र को, ऐसे मानसिकता राजनीति की विश्वसनीयता खत्म कर रही है। ये अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोग के कारण जनता के बीच राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हुआ। लेकिन आज हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने वर्षों तक इंतजार किए, और उनकी कविता जब आई थी, जो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, ये मन के अंदर आज भी कार्यकर्ताओं की एक ऊर्जा प्रदान करता है, धैर्य का संदेश देता है। कितना भी भौकाल कोई बना ले, कितना भी उछल कूद कर ले, मेरा सक्षम नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय लेके पार्टी को नहीं देश को गौरवान्वित करता है। देश को गौरवान्वित। अच्छा, पीएम के तो कई सभाएं हुई हैं, आगे भी होंगे चुनाव को लेकर। अमित शाह को लेकर कहा जा रहा है कि पता नहीं अमित शाह की सभा क्यों नहीं हो रही है। अमित शाह की सभा होगी बिहार में? हाँ, पहले भी आए। हमारे गृह मंत्री जी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन करता हैं, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने जीता, जिसको 7वां आश्चर्य लोग मानता था। वो भी शानदार जीत। हाँ, शानदार जीत। और संगठन के माइक्रो मॉनिटरिंग ये करते हैं, कार्यकर्ता को जोड़ना, उत्साहित करना, कौन किस कार्य के लिए उपयुक्त है उसकी प्रॉपर निगरानी करना। जी। तो ऐसा नहीं, आज राम के रूप में अगर जो हम प्रधानमंत्री जी को माने, तो उनका हनुमान तो अमित शाह जी हैं। अमित शाह और उन्हीं के संगठन का अध्यक्ष तो हनुमान हुए, तो अपने संगठन में काम करने वाला हम सब हनुमान हुए। बिल्कुल। कुछ लोग गलतफहमी में जीते हैं कि हनुमान को मिटा देंगे, तो अरे हनुमान तो चिरंजीवी है, कालनेमी का जो रूप में आवेगा हनुमान उसको मिटा देगा। माँ भारती को ये कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए हमने कहा कि कार्यकर्ता तो सब दिन रहेगा, लेकिन कालनेमी हनुमान को मिटाने की गलती न करी। अच्छा, आप इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपके दल में भी जंगल राज वाले लोग, उस दौर के लोग आ गए हैं। देखिए, भाजपा में कितना भी गंदगी आएगा, ये गंगा जल के तरह पवित्र रहेगा, क्योंकि उस जल के अंदर जो गंदगी के विषाणु और कीटाणु हैं वो मर जाएंगे, और उस पवित्रता में चलना पड़ेगा, और नहीं चलेंगे तो कचरे के रूप में किनारे लग जाएंगे। लेकिन अभी तो परेशानी है ना कार्यकर्ताओं को। नहीं, परेशानी भाजपा में नहीं होती है। नहीं, परेशानी उस कचरे जो आते हैं उसकी होती है। भाजपा और हमारा संघ परिवार का संस्कार रहता है, सम्मान करना, शालीनता से रहना, सज्जनता से सबका साथ सबके विकास की बात करना। जो इस मंत्र को स्वीकारेगा
वही टिक पाएगा जो कालनेमी की तरह नाटक करेगा और हनुमान को मिटाएगा। तो हनुमान तो मिटेगा नहीं, वो चिरंजीवी है, कालनेमी मिट जाएगा, ये सत्य है। इसलिए भाजपा का कोई कार्यकर्ता चिंता नहीं करता, वो अपना कर्तव्य बोध से काम करता है। नए का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पुराने के सम्मान का भी हम ख्याल रखते हैं। यही भाजपा की विशेषता है। अच्छा, भूमिहार ब्राह्मण पे क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें आपकी पार्टी में भी, उधर राजद से भी आग लगाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि भूमिहार ब्राह्मण एक जाति नहीं है, एक कल्चर है। धर्म की स्थापना के लिए, राष्ट्र की सबलता के लिए, राष्ट्र की प्रबलता के लिए कभी परशुराम के रूप में परशु लेके निकलते हैं, कभी चाणक्य के रूप में चंद्रगुप्त को लाके बैठाते हैं। इस कल्चर को कोई मिटा ही नहीं सकता है, कोई नहीं, किसी में दम ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि परशुराम भी चिरंजीवी हैं और परशुराम और हनुमान अब तो दो मिल गए। तो परशुराम और हनुमान ये दोनों को मिटाना बड़ी कठिन है। आप ये कह रहे हैं और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि एकदम सफाया कर देंगे। भूरा बाल साफ कर रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं ना। भूरा बाल साफ कर रहे थे, तिलक तराजू तलवार को जूते मार रहे थे। यही लोग ने जंगल राज वाले थे, बड़े बड़े नारे लगा रहे थे। कैसा जूता मारा है सब मिलके कि 22 सीट पर लाके सिमटा दिया। मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं वो भी चुनाव हार गए। छोटे हृदय के लोग बड़ा नहीं बन सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, और ये लोग उसी स्तर के लोग हैं। एनडीए में सीट का बंटवारा कब होगा? क्योंकि हम बताए कि सक्षम नेतृत्व समय पर सब चीज किए रहता है, होमवर्क पहले से पूरा रहता है, तभी वक्त लगेगा। कहे होमवर्क पहले से पूरा रहता है, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं रहता है। मतलब होमवर्क तैयार है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन इधर लगातार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भिड़ जा रहे हैं बयानों के माध्यम से। ये कि हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व है और लंबे पीरियड तक श्रद्धेय अटल जी से लेके मोदी जी तक किस तरह से अपने सहयोगियों को लेके चले हैं और सम्मान दिए हैं जी। लेकिन राष्ट्र प्रथम के भाव को पहले रखे हैं, और इस मंत्र को जिसने स्वीकारा उसके साथ ही हम चले हैं कि जिस सबका साथ सबका विकास, जो ये स्वीकारेगा हम उसी को लेके चलेंगे। जो भाजपा है और जदयू है, तो दोनों में आप क्या अंतर महसूस करते हैं कि हाँ भाजपा में ये अंतर है? कार्यशैली को लेकर मेरा सवाल है। देखिए, अपने संघ के संस्कार से संस्कारित हमारे स्वयंसेवक भी, कार्यकर्ता भी, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, सब लोग भाजपा को समझता है कि ये मेरी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर हर समाज के लोग का सम्मान बराबर है, अवसर बराबर है। जदयू के अंदर भी पहले राजद से, समता पार्टी से अलग होकर के धीरे धीरे एक लंबे पीरियड हो चुका, 20 वर्षों से भी ज्यादा, कि गठबंधन बीच बीच में कुछ कुछ महीने के लिए उसकी संगति के लोग चेहरे बदल के कालनेमी की तरह प्रवेश कर जाते थे, अब बाद में जदयू को प्रॉब्लम खड़ा करते थे। भाजपा में ये अवसर कालनेमियों को नहीं मिला। जदयू में कुछ कुछ आरजेडी के लोग बराबर घुस जाते थे और कुछ कुछ उलट पुलट करने में सफल भी हो जाते थे। लेकिन अब जदयू भी सतर्क सावधान हो चुकी है। राष्ट्र प्रथम के भाव से, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास के भाव से चल रहा है, इसलिए अब बहुत अंतर नहीं रहा। तो चुनाव में कौन छोटा भाई या बड़ा भाई लोग कहते हैं? भाई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हाँ। अपने कर्मों से, उदार हृदय से, हाँ, और सेवा के भाव से बड़ा छोटा बन जाता है। इतिहास गवाह रहा है कि जो जितना छोटा भाई होकर के जो जितना बेहतर किया, उसका नाम उतना आगे बढ़ा। आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यहाँ बड़ा ये है, वहाँ बड़ा हम है। अच्छा, नीतीश कुमार बड़ा है, बात समझ गए, दर्शक भी समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी और आपकी जो जुगलबंदी जो विधानसभा में एक बार दिखी थी, इसके बाद वो जो केमिस्ट्री बनी, तो अब भी बरकरार है? देखिए, हम पिछली बातों को याद नहीं रखते, और खास करके नकारात्मक विषय को। हम लोग फिल्म भी देखते हैं तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे नई कहानी जी। हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं, और हृदय में
हमेशा उदारता की भाव, क्योंकि हम जो संस्कार लेकर आए हैं, हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। मैं व्यक्ति के अंदर अपने बिहार, अपने राष्ट्र को देखना चाहते हैं, और जो इसको स्वीकार करके चलेगा वो मेरे लिए सम्मानीय होगा। जो इसको अस्वीकार करेगा उसको मैं सम्मान नहीं दे सकता। तो सम्राट चौधरी से केमिस्ट्री अपनी अच्छी है? नहीं, पार्टी के अंदर हैं दोनों हम लोग। हम विधानमंडल के नेता थे, वो विधान परिषद के नेता थे, हमारे उपनेता थे। आज वो नेता हैं, हम उपनेता हैं। पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेती है, हम लोगों को मिला करके सबको चलते हैं। जी। अच्छा, आप बता रहे थे अभी कि क्लास में हमेशा फर्स्ट, एक बार हो गए सेकंड। अच्छा, एक बार सेकंड। चुनाव 60 वोट से हार गए थे। अच्छा। राजनीति में भी फर्स्टे रहे। एक बार 60 वोट से हारे, जी। बाद में हाई कोर्ट से हाँ। हमारे पक्ष में निर्णय हुआ तो लोग सुप्रीम कोर्ट भाग गए। तो जिंदगी में एक बार सेकंड हुए। बाकी राजनीतियों में फर्स्ट अभी तक भगवती की कृपा से। लेकिन आपके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं, एक नंबर नहीं है, अभी डिप्टी सीएम है लेकिन नंबर 2 है। ऐसा है क्या? हमारा कोई नंबर ही नहीं है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं। मैंने कभी अपने को न विधायक माना, न मंत्री माना, न विधानसभा का अध्यक्ष माना, न उप मुख्यमंत्री माना। हम तो एक कार्यकर्ता कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और एक कार्यकर्ता सब पद से ऊंचा होता है। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा सम्राट चौधरी के जरिए एक नई धारा बिहार में तैयार कर रही है, ऐसा आपको लगता है? भाजपा की अपनी धारा होती है, राष्ट्र प्रथम के भाव से हर समाज तक पहुंचने का। कोई समाज हावी हो जाए ये भाजपा को कभी स्वीकार नहीं। हर जाति तक भाजपा जाना चाहती है, लेकिन कोई जाति भाजपा पर हावी हो ये भाजपा स्वीकार नहीं करता। इसलिए भाजपा की विचारधारा समय के अनुकूल, नेतृत्व भी बदलता है, नीयत साफ है, इसीलिए हम लोग सफल होते हैं। गठबंधन के संदर्भ में मेरा सवाल है कि दोनों अंदरूनी दबाव तो कुछ नहीं है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, खुल कर के मुख्यमंत्री जी का उदार हृदय है। आज बताइए कि हमने फिल्म नीति लाया, हमने माइंस पॉलिसी लाया, खनन नीति, हमने अनुरक्षण नीति के लिए आग्रह किया, वो भी आ गया। हमने अभी एक प्रपोजल दे करके पथ में आया था, कॉन्ट्रैक्टर नीति, वो भी। आज इस तरह के अच्छे कार्यों में उनकी उदारता। अभी हमने एक दिन कैबिनेट में बात किया उद्यान नीति का। उन्होंने पदाधिकारियों कहा कि देखिए भाई, कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी, तो विकास के प्रति, अच्छे कार्य के प्रति उनकी उदारता से सहयोग रहता है। कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। हम लोग तो राजद वाले लोग नहीं हैं कि लूटने की प्रवृत्ति से मुख्यमंत्री पर प्रेशर बना देंगे और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसको अपने गिरोह के सदस्य बना लेंगे। जब ये वातावरण बनता है तो मुख्यमंत्री दबाव में आ जाते हैं। तो हम लोग तो वो दबाव बनाते नहीं हैं, और न उस तरह की चाहत है, न मनसा है। बिहार के मुख्यमंत्री फेस को लेकर चर्चा तो नीतीश कुमार तो है ही, आप लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन चर्चा लोग करने लगते हैं आपस में कि ना विजय सिन्हा भी हैं, सम्राट भी हैं। हमने बता दिया कि कोई बीजेपी में चेहरा नहीं है। हाँ। और अगर जो है तो हर कार्यकर्ता चेहरा है। हमारा सक्षम नेतृत्व जब स्पष्ट कर चुका कि हम मुख्यमंत्री नीतीश जी के चेहरे पर लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी और नीतीश जी दोनों विकास के प्रति समर्पित हैं। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी ने आपको सब कुछ दे दिया, मन में कुछ है कि नहीं ये बाकी है? हाँ है, कुछ काम क्या है मन के अंदर? लालसा है पूरी तरह से जी। हमको कुछ लोग कहे भी कि आपको बिहार से बाहर, हमने कहा कि मैं बिहार के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं वर्तमान की अब लड़ाई नहीं, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, फ्यूचर फाइट हो रहा है ये, क्योंकि बिहारी जो हम झेले हैं आने वाला पीढ़ी ना झेले। बिहारी शब्द गाली न बने, बिहारी शब्द गौरवान्वित हो, हर बिहारी सब पर भारी हो, इसकी लड़ाई लड़ने का हमारी जिम्मेवारी है, हमारी पीढ़ी की जिम्मेवारी है। तो क्या कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि विजय सिन्हा बिहार छोड़ दें, दिल्ली की तरफ मूव कर जाए? हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है, वो सब समझते हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं साजिश। देखिए,
राजनीति, इतिहास गवा रहा है कि बेटा बाप को गिरफ्तार कर लेता है, बाप को अपमानित करके बंद कर देता है जी। और पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम लोग तो अनुकंपा की राजनीति वाले नहीं रहे हैं। मैं साजिश को समझता नहीं हूं, लेकिन आत्मबल इतना विश्वास रहता है कि मेरा नेतृत्व सब समझता है। जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं उसके नजर में सब चीज है। जो जिम्मेवारी जवाबदेही देता है सोच समझ के देता है, और हम लोग पहले भी कहे कि स्वीकारते नहीं है, स्वागत करते हैं। मतलब बिहार की राजनीति में ही खूंटा गाड़ के रहेंगे। हमने कहा कि नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है मैं उसके साथ खड़ा हूं। मतलब दिल्ली बुलाया जाएगा तो चले जाएंगे? कहे कि जो नेतृत्व निर्णय लेगा हाँ, बिहार के हित में मुझे स्वीकार है। चुनाव लड़ेंगे? ये तो नेतृत्व पर निर्भर करता है। नहीं, मन में है ना, तैयारी हो रही है ना? लड़ाएंगे हाँ या नहीं लड़ाएंगे ये नेतृत्व पर निर्भर है ना। सर, सम्राट चौधरी क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए ये तो वो बताएंगे। नेतृत्व जो निर्णय करेगा हर कार्यकर्ता को वो करना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी में एक साजिश की बू आती है कि भूमिहार ब्राह्मण जो हैं उनको साइड कर दिया जाए। वाकई में यह स्थिति है क्या? ऐसी बात नहीं है। देखिए, 52 और 22 बीजेपी का कोर वोट रहा है और आज भी पार्टी इनको सम्मान देती है। जो समाज हमसे दूर है उसको पार्टी प्राथमिकता में ला रही है, सम्मान दे रही है, आगे बढ़ा रही है जी। लेकिन पुराने का अपमान करने का स्वभाव कतई नहीं पार्टी का है, क्योंकि हमारा तो मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास। तो ये कहाँ सवाल उठता है कि इसको साइड करने का भाव रहेगा, और जिनके मन में ये भाव रहेगा वो खुद पार्टी में साइड हो जाएंगे निश्चित तौर पर। अच्छा, आप इन दिनों एक दो शब्दों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भाषणों में कि हनुमान और कालनेमी। तो ये क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार के लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, बिहार माँ जानकी की धरती है और हनुमान जी बिहार के नेचर से बड़े निकट आते हैं। अच्छा, बिहारी लोग हनुमान के तरह लंका ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब लंका ध्वस्त करने का, आसुरी प्रवृत्ति का खत्म करने का जरूरत पड़ा है तो बिहार उसका केंद्र बिंदु रहा। बड़े परिवर्तन का आप देखें, गांधी जी भी इसीलिए बिहार में आकर के शुरू किए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी संपूर्ण क्रांति बिहार से शुरू हुआ। राष्ट्र को जब जब कमजोर करने का, संविधान लेके घूमने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले जी और संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले ये सारे कालनेमी जो राजद कांग्रेस के पाठशाला से पढ़ के आए, उसकी मानसिकता और सोच को लेके आए हैं। राष्ट्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, और जो हनुमान राम राज्य की बात का समर्थन करेगा उस हनुमान को मिटाने में लग जाते हैं। तो कालनेमी का एक आप देखे हैं कि एक प्रसंग आया है कि राम राम जपता था और हनुमान को ही मारने का प्लानिंग बनाता था, हनुमान को ही मिटाने का प्लानिंग। लेकिन हनुमान चिरंजीवी है, चिरंजीवी। हनुमान मरेगा नहीं, अपने लक्ष्मण के लिए संजीवनी ला करके ही रहेगा। बिहारी शब्द को लज्जित नहीं होने देंगे, बिहारी को गौरवान्वित करके संजीवनी प्रदान करके फिर से गौरवशाली बिहार, विकसित बिहार बनाएंगे। यही मेरा भाव है। लेकिन महाराष्ट्र में तो कुछ और हो रहा है। महाराष्ट्र में MNS और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, दोनों करीब आ गए हैं भाषा के मुद्दे पर। दोनों भाई में फिर से प्रगाढ़ता बढ़ रही है और बिहारी पीट रहे हैं। कई इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। दुर्भाग्य है, सरकार आपकी है, दुर्भाग्य है कि ये लोग भी कालनेमी के ही स्वभाव से आते हैं। अच्छा और ये कालनेमी के मूल गोत्र में एक बार चर्चा आया था कि बिहार से ही थे, बाला साहब ठाकरे के। अच्छा, कि बिहार से थे। और आज वही हिंदी भाषी यूपी, बिहार या उत्तर क्षेत्र के लोगों को ये सत्ता तक पहुंचने के लिए ऐसे मानसिकता के लोग भाषाई, जाति, धर्म, क्षेत्र का नारा देता है। ये कभी संविधान का सम्मान करने वाले लोग ही नहीं है, संविधान विरोधी मानसिकता का है।
अरे ये माँ भारती का धरती है, इस धरती पर किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग जन्म लेता है वो माँ भारती का संतान है, और पूरे देश पर सबका समान अधिकार है। जो पाप कांग्रेसियों ने किया था कश्मीर में विशेष अधिकार देके, वो भी खत्म भाजपा ने किया। इसलिए ये लोग भ्रम में जीता है। महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है और महाराष्ट्र में पूरे भारत का अधिकार है। ये कालनेमी महाराष्ट्र को कलंकित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां फडणवीस जैसे, शिंदे जैसे मुख्यमंत्री भी बैठे हैं। अच्छा, आप पहल करेंगे, बात करेंगे अपने बिहार के लोगों के लिए? ऐसे मानसिकता के लोग हम तो कहेंगे कि महाराष्ट्र के भाइयों को और हिंदी भाषी क्षेत्र के भाई को कि ये कालनेमी है, आपके राष्ट्र को कमजोर करना चाहता है, आपस में लड़ाना चाहता है। इस कालनेमी के इस खतरनाक इरादे को भापें, क्योंकि आपको विकसित भारत बनाना है मिल करके। जब जब हम आपस में जाति धर्म क्षेत्र भाषा के नाम पर लड़े हैं, देश मेरा गुलाम हो गया। जब जब इस विकारों से मुक्त हुए, देश मेरा आजाद हो गया। अब तो 21वीं सदी की भारत बनानी है। स्वामी विवेकानंद का एक संत की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकता कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। और उस नरेंद्र जिनकी ये भविष्यवाणी था, आज उसी के रूप में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको सत्य के पथ पर ला रहे हैं और हर भारतीय गौरवान्वित है। इसलिए इन लोगों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, न चल पाएगा। अच्छा, लालू प्रसाद एक बड़े नाम है राजनीति में, बिहार में, देश में, तो उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव राजनीति के एक जोकर के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, जोकर हैं? क्योंकि ये राजनीतिक जोकर के रूप में ही इनकी प्रसिद्धि हुई है। हंसने हंसाने, हल्की बात करने, मजाकिया लहजे में राजनीति की विश्वसनीयता को खत्म करने का, गरीबों का मसीहा बन के आए, गरीबों को लूट लिए। सामाजिक सौहार्द, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शपथ लिए थे, जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। जातीय उन्माद पैदा करना, भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाना। तो ये जोकर और खलनायक की भूमिका में राजनीति में रहे। इनके नाम से किसी के मन के अंदर श्रद्धा पैदा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय की जो बात है उसको नया आयाम दिया। अरे, सामाजिक न्याय की बात तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। अच्छा, जो अगड़े को, पिछड़े को, हर जात को लेके चला, सबका साथ, सबके विकास के भाव को बढ़ाया। और कर्पूरी ठाकुर जी को भी ये व्यक्ति सामाजिक न्याय कहने वाला कपटी ठाकुर कह करके अपमानित करने का काम किया। सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे, ईमानदारी से अभाव में भी अपने प्रभाव को कायम रखे, उस जननायक को भी इन्होंने बेइज्जत करने से नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री बनने में बाधक उत्पन्न करते रहे। ये व्यक्ति नायक नहीं, खलनायक है। अच्छा, लालू प्रसाद के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी भाषण शैली और जन संपर्क करने का जो तरीका है, उसने एक नया जन आंदोलन पैदा किया। तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? हम पहले ही कहे कि एक जोकर, राजनीतिक जोकर, फिल्म में जैसे जोकर की जरूरत पड़ती है, फिल्म की गंभीरता और सीरियसनेसता को थोड़ा सा हंसाने का और हल्का करने का, उस रोल में ये जरूर आए। पहले ये फिल्म के जोकर हैं, उसके बाद केजरीवाल जी भी आ गए, उसके बाद और कई लोग आवेंगे। तो एक नए रोल में ये राजनीति में आए, जिससे राजनीति की विश्वसनीयता घटी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद ने जो भी किया सबको धूमिल कर दिया? घोटाले के जो आरोप उन पर लगे, चारा घोटाला। नहीं, घोटाला ही नहीं, ये बिहार के सामाजिक सौहार्द को खत्म किए, जातीय उन्माद पैदा करके नरसंहार कराया। आज नीतीश कुमार के पीरियड में नरसंहार नहीं हुआ, लेकिन इसके पीरियड में कितने नरसंहार हुए। डर से लोग गांव के गांव पलायन करने लगे। ये व्यक्ति बिहार को एक दहशत में बदल दिया।
ये बिहार के लिए काले अध्याय के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, तेजस्वी कैसे जाने जाएंगे? वह भी डिप्टी सीएम रहे हैं, उनका नेतृत्व आपको कैसा लगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी जंगल राज के युवराज हैं। पिता ने पूरा प्रशिक्षण दिया है। आप सदन में इनकी भाषा सुनते हैं, जब डिप्टी सीएम थे और तारकिशोर जी को किस तरह से डांट रहे थे, बैठो, कह रहे हैं बैठने के लिए ना, खोले फाइल तुम्हारा। ये गुंडा राज स्थापित करने का ये मानसिकता, उसके चेहरे, उसकी आवाज, एक गुंडा राज स्थापित करने का। ऐसे भी जंगल राज के विद्यालय में जो पढ़ा लिखा है, वहां गुंडा ही बन के निकल सकता है, कोई शरीफ सज्जन तो बन के निकलेगा नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो युवाओं से वादे किए थे वो वाकई में पूरे हुए नहीं हुए? क्योंकि वो दावे कर रहे हैं। कौन सा वादा और कौन सा पूरा? इतने लाख को नौकरी दे दी। हमने बता दिया कि 5 विभाग में 1 नौकरी नहीं दे पाया। हाँ। अरे लालू यादव के फुहरपन, मजकिया और जोकड़े की भाषा में ये भी अपने गाल और ढोल बजाने में माहिर है, और इनके दल के लोग भी गुलाम मानसिकता से बंधुआ मजदूर के तरह जय जयकार करते रहते हैं। अरे जिस दल में सजा याफ्ता माननीय न्यायालय के द्वारा एक अपराधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस दल का नेता कैसे विचारधारा को लेके चलेगा, ये जग जाहिर है। अच्छा, आप कोई टिप्स देंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से तेजस्वी को कि तेजस्वी अगर ये कर ले तो बिहार के अच्छे नेता बन सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, कि तेजस्वी यादव जी अपराध और भ्रष्टाचार पर बयान देने से, गाल बजाने से, ढोल बजाने से बेहतर है कि आप घोषणा कर दें कि हम किसी भी अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में नहीं भेजेंगे। उसी दिन आधा अपराध बिहार से खत्म हो जाएगा। ये व्यक्ति माफिया को टिकट देता है, अपराधी को टिकट देता है, भ्रष्टाचारी को टिकट देता है, करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। कैसे इसके बात पर लोग विश्वास करेगा? अच्छा, लालू प्रसाद ने जो जातिगत राजनीति का जो मॉडल बिहार में खड़ा किया, तो लग रहा है आपको कि अभी भी प्रासंगिक है या अप्रासंगिक हो गया बिहार से? देखिए, ये वातावरण बदल चुका। अब लोग विकास चाहता है, शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, उद्योग चाहता है। अब चर्चा उस पर होने लगी है। अब इनके जाति का, जहर का, लहर का कहर नहीं दिखाई पड़ रहा है जी। अब देखिए कि युवा रोजगार चाहता है। अब ये भाषा बदल रहे हैं, लेकिन लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि रोजगार तो इन्होंने मारा। निवेशक यहाँ क्यों भागा? जी। निवेशक आते, रोजगार बढ़ता, नौकरी मिलती। जब तक लालू यादव, उसका परिवार का लोग राजनीति के धूड़ी में रहेंगे, यहाँ के नौजवानों के रोजगार को वो बाधित करते रहेंगे। अच्छा, अब जो सवाल है, बस 1 से 2 शब्द में हम चाहेंगे कि आप उसका जवाब दीजिए। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार के बिहारी दूसरे जिले को सजाता है, संवारता है, बढ़ाता है। हर बिहारी के मन को, आत्मबल को बढ़ा दे कि अपने घर को संभाल लो, वर्तमान की चिंता छोड़ दो, भविष्य के लिए संकल्पित हो जाओ, बंधनों से मुक्त होकर नए विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा दो। बदल जाएगा बिहार। हमारा बिहारी आज भी भारी है, क्योंकि ये हनुमान है। अच्छा, लालू और नीतीश, किसकी राजनीति ज्यादा प्रभावशाली? दोनों में बहुत अंतर है। एक नायक रहा, एक खलनायक रहा। नीतीश कुमार नायक के रूप में कुछ कालखंडों को छोड़ दें, 2 बार समाजवादी के चक्कर में फंस गए, तो इनका पीरियड बेहतर रहा। भाजपा इसके साथ रहा और ईमानदारी के साथ इनके निर्णय को मजबूती प्रदान करते रहा। अच्छा, एक शब्द में बताना है आपको, तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? ये जंगल राज के युवराज हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का शौक रखते हैं। ये सेवक नहीं, ये जमींदार
स्वभाव के, मेवा खाने के, राजनीति में स्थान खोजते हैं। सम्राट चौधरी के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण या सहज? सम्राट चौधरी मेरे साथ भी काम किए हैं, कर रहे हैं। मेरे साथ भी काम किए हैं। मैं भी विधानमंडल का नेता रहा, प्रतिपक्ष का नेता रहा, आज भी है। वो बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को व्यक्ति के प्रति काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपने आदर्श और अपने पार्टी के नीति को लेके चलते हैं। इसलिए व्यक्ति तो आज है, कल चला जाएगा। इसलिए सम्राट के साथ कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है काम करना। मैं तो कहा कि सम्राट के साथ क्या, किसी के साथ मुझे कोई चुनौती नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक ऐसा वादा जो आप चाहते हैं कि हर हाल में पूरा करेंगे? देखिए, बिहार के अंदर 76% आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ा है और 93% लघु सीमांत किसान है। लघु कुटीर उद्योग आधारित मेरा बिहार को विकसित बिहार बनाएगा। पावर अब हर घर तक पहुंच गया। स्किल्ड लेबर हमारे पास है, मौसम अनुकूल है। केंद्र सरकार के, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, मिलकर के साकार करेंगे। बिहार को बदलने का हर वातावरण अनुकूल है। अच्छा, विपक्ष का कौन नेता लगता है कि ये सबसे ताकतवर है, इसमें दम है? देखिए, दुर्भाग्य से कांग्रेस राजद प्रतिभावान लोगों को उभरने नहीं दिया। आज भाजपा नहीं होती तो विजय सिन्हा जैसे दर्जनों कार्यकर्ता उभर के नहीं आते। जमींदार परिवारवाद की मानसिकता अच्छे लोगों को कहीं न कहीं रोक रहा है, बंधुआ मजदूर के तरह उसको विवश कर रहा है। राजद कांग्रेस में भी अच्छे नौजवान हैं, लेकिन उसको ये परिवारवादी लोग अवसर ही नहीं दे रहे हैं। अवसर नहीं दे रहे हैं, ये सच्चाई है। उसकी तस्वीर उभर के भी आ रही है। लेकिन ये गणतंत्र की धरती है, चाणक्य की भूमि है, और परशुराम भी अकेले परशु लेकर धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश करने वाले लोगों की समाज भी यहाँ बैठा है। इसलिए बिहारी चाणक्य की भूमि का रोल में हमेशा रहता है। कब कौन उभरेगा कहना मुश्किल है। विजय सिन्हा राजनीति के बाद अगर कुछ करते तो क्या करते? मैं बता दूं कि आपको, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग थे, उसके बाद भी सामाजिक काम में लगे हुए थे, और आज सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान राजनीति के पूर्व भी, राजनीति के बाद भी बिहारी को गौरवान्वित करने का मेरा अभियान चलते रहेगा। अच्छा, नेताओं की कौन सी आदत है जो आपको परेशान करती है कि ना, नेता में ये आदत नहीं होनी चाहिए? कोई भी नेता नहीं। देखिए, किसी भी दल के लीडर हो, अच्छे लोगों को हतोत्साही डिमोरलाइज करने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे लोग को संरक्षित करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से हर दल के अंदर जो सही काम करता है उसकी परेशानी बढ़ जाती है, उसे हतोत्साही डिमोरलाइज करने का एक गिरोह बन जाता है, और उस गिरोह में उसके बारे में एक नकारात्मक वातावरण, और अभी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया है। पैसे खर्च करके अपना भौकाल बनाना, अपनी छवि को सुधारना, दूसरे के छवि को कलंकित करने का प्रयास करना, ये राजनीति के लिए बड़ा खतरनाक हो रहा। इससे बचने की जरूरत है। तो ये थी हमारी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ विशेष बातचीत। तगड़े सवाल और शानदार जवाब, तीखी बात, तमाम वो बात जो आपके मन में होंगे, तमाम वो सवाल जो आपके मन में तैर रहे होंगे। फिर हम मिलेंगे नए एपिसोड में किसी खास शख्स के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।